बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ नामों पे नहीं होगी, वो बेसिकली उस पे होगी कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो हमारा आज़ादी का मूवमेंट था उसमें क्या था और कैसे कैसे स्टेप्स आगे बढ़ते चले गए। ख़ास तौर से औरतों के लिहाज से उसको एक समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक बात जिससे आजकल हम लोग खूब जिससे हम लोगों का पाला पड़ता है और सभी का पड़ता है, वो बात ये है कि अक्सर जो है आपके या हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर तमाम तरह की बातें आ जाती हैं कि ये ऐसे थे, इनके बारे में हिस्ट्री नहीं है, ये ऐसे थे, इनके बारे में हिस्ट्री नहीं है, ऐसा खूब आता है। दरअसल इस तरह की पूरी जो है अब एक इंडस्ट्री है जिससे इस तरह की बातें आती हैं। उसके बारे में देखिए, वो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उनको किसने लिखा है, किसने उसको बनाया है, इस पर डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो सही और गलत की समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि कोई फला आदमी या कोई फला घटना सही थी या गलत थी। तो वो सही और गलत की पहचान के लिए एक रास्ता होता है हिस्ट्री जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं वो दरअसल एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता किसी की तारीफ की जाए और किसी के खिलाफ ही कुछ प्रोपेगेंडा किया जाए, उसके लिए नहीं, बल्कि एक पूरे उसमें हिस्ट्री को समझा जाए। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर आज अपनी बात करना चाहता हूँ। दरअसल जब अंग्रेज इस मुल्क में आए तो ये मुल्क कहीं किसी चीज़ में पीछे नहीं था। किसी चीज़ में पीछे नहीं था मतलब ना तो इसके माशरी हालात मतलब आर्थिक हालात ना तो इसके ख़राब थे, ना नॉलेज में। दरअसल नॉलेज जिस पर कंट्रोल करके यूरोप आगे बढ़ गया, यूरोप दुनिया में अपनी कॉलोनी या हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी इसलिए बना पाया क्योंकि यूरोप ने इन्हें एक चीज़ में महारत हासिल कर ली थी, दुनिया में दूसरे मुल्कों से वो आगे बढ़ गया। वो चीज़ थी नॉलेज और टेक्नोलॉजी। नॉलेज किसी के साथ नहीं होती, वो उसके साथ होती है जो उसको लेता है, उसके साथ होती है। और नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ है, समुंदर है, वो उसका एक हिस्सा ही कोई एक इंसान पा सकता है। लेकिन जिस मुल्क, जिस एरिया, जिस कम्युनिटी के पास वो नॉलेज में आगे होता है, दुनिया में वो आगे बढ़ जाता है। इसको आप हर वक्त के इतिहास पे लगा सकते हैं। दुनिया में कभी हिंदुस्तान बहुत आगे था, हिंदुस्तान ने ज़ीरो की खोज की, हिंदुस्तान ने और तमाम सारी चीज़ों की खोज की। चाइना बहुत आगे था, फिर अरब बहुत आगे निकल गया इस्लाम के आने के बाद। उसकी वजह ये रही कि उन्होंने नॉलेज को सारी दुनिया से ले लिया और उस पर तरक्की करते चले गए। बाद में यही नॉलेज यूरोप में पहुंची और यूरोप ने उस नॉलेज को और डेवलप किया और उन्होंने न केवल अपनी तरक्की की बल्कि दुनिया में उन्होंने कॉलोनीज बनाई, जो सबसे खराब काम था, क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज जब बनाई तो उसमें उस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। अब दरअसल ये समझदारी, चूंकि हिंदुस्तान में उन्होंने कॉलोनी बनाई थी और हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था, तो हिंदुस्तान के लोगों में ये समझदारी धीरे धीरे आना शुरू हुई कि हमको अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ाई हम केवल हथियारों से या दूसरे तरीक़ों से नहीं लड़ सकते, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे उनसे नहीं लड़ सकते। हमको वो लड़ाई उन हथियारों से करनी पड़ेगी जिन हथियारों पर यूरोप में महारत हासिल कर, और वो हथियार हैं आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के और टेक्नोलॉजी के। उन पे हमको भी जो है उनको हमको हासिल करना पड़ेगा। और ये समझदारी धीरे धीरे 19वीं सदी में आना शुरू हुई। सबसे पहले इसमें आदमियों ने इंटरेस्ट दिखाया, आदमी आगे आए, फिर बाद में औरतें इसमें शामिल हुई और औरतें उसमें आगे आई। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ये समझ
हिंदुओं के अंदर, बंगाली कम्युनिटी में, और उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू की। मुसलमानों में ये समझ लेट 19वीं सेंचुरी में आई और उन्होंने ये लेना शुरू की। लेकिन चूंकि एक वजह थी, अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी और जो पुरानी नॉलेज थी उसको खूब ऐसा भला बुरा बनाया था कि उससे लोगों को अपना ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता था। तो मुसलमानों में एक आधुनिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के एक डिस्टेंस बना रहा। तो वो डिस्टेंस बाद में ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर इसमें जो नाम दिया जाता है वो सर सैयद अहमद को उसका क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। ये समझदारी और भी लोगों में लेट 19वीं सेंचुरी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। सर सैयद अहमद ने जब वो मुहिम शुरू की उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। नज़ीर अहमद थे और दूसरे लोग थे। उसी में एक नाम निकल करके आया जिसका मैं एक तरह से पहली महिला के तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, मोहम्मदी बेगम। मोहम्मदी बेगम का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल मॉडर्न एजुकेशन बल्कि औरतें भी पढ़ें इसकी मुहिम चलाई। सबसे पहले उन्होंने इसकी मुहिम चलाई। ये मोहम्मदी बेगम जो थी, ये दरअसल सैयद मुमताज़ अली की वाइफ थी, उनकी बेगम थी जो पंजाब में थे। और उन्होंने एक अखबार निकालना शुरू किया था जिसका नाम था तहज़ीबुन निस्वां, क्योंकि सर सैयद अहमद खान तहज़ीबुल अखलाक निकालते थे, यानी कि कैसा अखलाक होना चाहिए, हमारी तहजीब क्या कहती है उसके हिसाब से। तो उन्होंने ख़ास तौर से मुमताज़ अली ने औरतों के लिए निकाला था तहज़ीबुन निस्वां, यानी कि औरतों, निस्वां माने औरतें, औरतों की कल्चर क्या होनी चाहिए, औरतों की तहजीब क्या होनी चाहिए, उनको कैसी एजुकेशन लेनी चाहिए, घर में उनको कैसे बच्चों को पालना चाहिए, क्या जो है रिलीजन कहता है, क्या वक्त की ज़रूरतें हैं, क्या वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट है, रिलीजन की में जो बातें कही गई हैं उसमें कोई कन्फ्लिक्ट है, या आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन लेने में और उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, औरतें भी मॉडर्न एजुकेशन लें, क्या इसमें कोई कन्फ्लिक्ट है या इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इन सब बातों पर सोचा जाता था, इन सब बातों पर लिखा जाता था। उस अखबार में मोहम्मदी बेगम लगातार इस सब को लेकर के लिखती थी। तो इससे एक मुहिम शुरू हुई कि औरतों को मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ा काम था वो उनके हस्बैंड मुमताज़ अली ने किया। उन्होंने एक और किताब लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी हुकूकुन निस्वां, जो किताब इस पर थी कि दरअसल इस्लाम में औरतों के हक क्या हैं, राइट ऑफ वुमेन इन इस्लाम, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो। और इस किताब के जरिए वो खुद देवबंद से पढ़े हुए थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि वो मॉडर्न एजुकेशन या अंग्रेजों के उससे असर में आ गए थे। सर सैयद अहमद से लगातार वो जुड़े हुए थे, उनसे लगातार वो बात करते रहते थे जब तक वो जिंदा रहे, उनसे कांटेक्ट रहा। उन्होंने इस किताब में ये बहुत मजबूती से दिखाया कि इस्लाम में औरतों के जो हक हैं उसमें पढ़ने को लेकर के या इस सब को लेकर कोई पाबंदी ही नहीं है, एकदम वही हक है जो आदमियों के। आदमियों और औरतों के हक अलग नहीं है, कमतर नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है। ये उन्होंने उस किताब के जरिए दिखा दिया, बाकायदा उसको दिखा दिया। तो ये मुहिम 20वीं सदी में आते आते और तेज हो गई। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग और भी थे, लिटरेचर के लोग थे, नज़ीर थे, डिप्टी नज़ीर के नाम से जिनको जानते हैं, उन्होंने अपने नावल के जरिए ये बात पहुंचाने की कोशिश की, एक मुहिम चलाई कि लोगों में ये जाए कि एजुकेशन को लेकर पढ़ी लिखी औरत में और अनपढ़ औरत में क्या डिफरेंस होता है। तो दरअसल 20वीं सदी में ये चल, अब जब ये सब चल रहा था तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत 20वीं सदी में ज़्यादा तेज होती, उससे पहले दरअसल वो तेज नहीं थी। सबसे पहला मौका आया बंगाल के टाइम में, जब बंगाल का डिवीज़न किया गया 1905 में, तब जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तब बंगाल में, और वो मुहिम पूरे देश में थोड़ा थोड़ा फैल गई। उस वक्त पहली बार कुछ औरतें बाहर निकली, लेकिन अभी उनका नंबर बहुत कम था, ना तो हिंदुओं में ना मुसलमानों में, दोनों में अभी औरतों को लेकर के जो ज़्यादा समाज की, सोसाइटी की जो समझदारी थी वो इतनी तो बदली थी कि औरतों को पढ़ना लिखना चाहिए,
औरतों को मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, औरतों को सिर्फ घर के काम नहीं करने चाहिए, बाहर के काम भी करने चाहिए, घर के काम भी करने चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उनको करना चाहिए। ये समझदारी तो आ गई थी 20वीं सदी की शुरुआत तक, लेकिन अभी तक जो फैमिलीज थी, खास तौर से जैसे मुसलमानों में हम कहते हैं अशराफ फैमिलीज, या हिंदुओं में कुलीन परिवार, भद्र लोग की महिलाएं, वो ज्यादातर आंदोलनों में बाहर नहीं आती या मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। बल्कि खासतौर से अगर हम बंगाली लिटरेचर को देखें, जो ज्यादातर बंगाली हिंदू औरतों के लिए लिखा गया है, उसमें बार बार ये बताया जा रहा है कि एक बंगाली हिंदू महिला को कैसा होना चाहिए, उसको कैसे साड़ी पहननी चाहिए, कैसे उसको बच्चों को पालना चाहिए, कैसे उसको घर में रहना चाहिए, ये सब बातें उसको समझाई जा रही हैं। खुद औरतें भी जब वो कुछ संगठन बनाने लगी 20वीं सदी में आकर के और किताबें लिखने लगी, तो बंगाली में जब वो किताबें लिख रही हैं, औरतों के लिए किताबें लिख रही हैं या मैगजीन्स निकालना शुरू कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि औरतों को समाज सुधार की चीज़ों में की बात करनी चाहिए, औरतों के हालात की बात करनी चाहिए, लेकिन राजनीति से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स से उनको दूर रहना चाहिए और हम पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। ये बातें 20वीं सदी की शुरुआत में औरतें कह रही हैं। कमोबेश वही हालात मुसलमान औरतों की भी है, उनके अंदर भी यही बात चल रही है। जो उर्दू लिटरेचर है, अगर हम उसको देखें, हम उस पर वो स्टोरियंस ने काम किया है, उसको हम देखें तो उसमें बार बार यही बातें कही जा रही हैं कि एक अशराफ घर की औरतों को पर्दे में रहना होता है, पर्दे में रहना चाहिए, अगर वो बाहर जाएंगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, तो इसलिए उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होना चाहिए। पहले तो कि उनको शुरुआत में तो यही बात रही कि उनको रिलीजियस एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 20वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं ये समझदारी आ गई कि इससे काम नहीं चलेगा। अगर औरतें नहीं पढ़ी होंगी तो अगली जनरेशन नहीं पढ़ पाएंगी, तो इसलिए औरतों को भी पढ़ाना चाहिए और मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए। तो ये समझदारी 20वीं सदी तक आ गई। इसलिए हम देखते हैं 20वीं सदी में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एजुकेशन को लेकर के इदारे बनना शुरू हो जाते हैं, जो इस पर कायम हैं कि ऐसे इदारे कायम किए जाएं कि जिस रिलीजन के लोग भी कायम कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी रिलीजियस वैल्यूज यानी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं वो बनी रहें, उसमें हम उनको कंप्रोमाइज नहीं करें, लेकिन साथ ही साथ लड़कों को भी पढ़ाएं और औरतों को भी पढ़ाएं। तो आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल, इस्लामिया कॉलेजेस लगभग मेरे ख्याल से हर शहर में ये खुले और लड़कियों के लिए स्पेशल खुले। ये जो है वो हिंदू जो तहरीकें चल रही थी समाज सुधार की, वो भी कर रहे थे, जिससे आर्य समाज के लोग भी ये काम कर रहे थे। तो ये समझदारी बन जाने का असर ये हुआ कि अब जो औरतें थी वो पढ़ी लिखी औरतें आने लगी। जब पढ़ी लिखी औरतें आने लगी तो उन्होंने भी गौर व फिक्र की, अपने हालात पर गौर व फिक्र करी कि क्या हमारे हालात हैं, क्या फैमिली में हमारे हालात ठीक हैं। औरतों को किसी आंदोलन में बाहर निकलने का मिला, वो मौका था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दरअसल इसमें औरतों को शामिल किया जाए, इसको लेकर के पहले से कोई समझदारी नहीं बनी थी। हालांकि जहां तक स्टडीज बताती हैं कि गांधी जो है जब आ गए हिंदुस्तान, उसके बाद से ही लोगों से मिलने लगे थे और अक्सर वो ऐसी मीटिंग्स करते थे जिसमें सिर्फ औरतें हुआ करती थी। लेकिन जब ये बाकायदा आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले औरतों ने जहां पर पार्टिसिपेट किया वो बंगाल में क्या हुआ, क्योंकि इस आंदोलन में ये बात साफ थी कि बाइकाट करना है, जो अंग्रेजी कपड़े हैं उनको बाइकाट करना है। गांधी ने अपनी स्पीचेस में बार बार ये बात कही थी कि ये काम घरों से हो सकता है और औरतें इसमें अहम भूमिका निभाएंगी, इसके लिए वो बार बार कह रहे थे। तो इसका असर ये हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन पर प्रतिबंध थे, प्रोहिबिशंस थे, कोई बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो सकते। तो कलकत्ता में क्या हुआ, पहली बार 3 औरतें, सीआर दास की फैमिली की, उनकी वाइफ थी, उनकी एक भांजी थी और एक और शायद उनकी बहन, 3 लोगों ने जा करके
खादी कपड़ों को सड़क पे, कलकत्ता की सड़क पर बेचना शुरू कर दिया। उसका असर ये हुआ कि उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे ही अरेस्ट हुआ, अगले दिन 150 औरतें पहुंच गई। तो इससे हुआ ये कि अब अंग्रेज सरकार के सामने ये मुसीबत थी कि इतनी औरतों को कैसे अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करके बंद किया जाए, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। तब तक इतनी बड़ी महिला पुलिस हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए वो सबको अरेस्ट नहीं करता। और इस तरह से एक ये औरतों की पोटेंशियलिटी जाहिर हो, यानी कि औरतों की ताकत क्या हो सकती है किसी आंदोलन में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, वो पहली बार नेशनल मूवमेंट जो लोग चला रहे थे उनको भी जाहिर हो गई, दुनिया को भी, एक तरह से दुनिया को हम कहें तो दुनिया को भी जाहिर हो गई। उसे दुनिया में तो और भी जगह और भी बातें हो रही थी, तो ये जाहिर। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब